ऑन एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 60,244 पदों का विज्ञापन जारी हो गया है। इस भर्ती का लंबे समय से अभ्यर्थियों का इंतजार था। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में नोटिफिकेशन को बताने वाले हैं, साथ ही पूरी जानकारी स्टेप टू स्टेप आपको देने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा आज 23 दिसंबर को जारी किया गया है। इसके अंतर्गत पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000, नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपया 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 24,102 पद हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 6,024 पद हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 16,264 पद हैं, एससी कैटेगरी के 12,650 पद हैं और एसटी कैटेगरी के यानी कि अनुसूचित जनजाति के 1,204 पद हैं। इस प्रकार टोटल 60,244 पदों के लिए फॉर्म ऑनलाइन तरीके से अप्लाई किए जाएंगे। आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र रहेंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, यानी कि एग्जाम से पहले जो आपके पद 60,244 हैं, इनको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। आवेदन की समय सारणी देखें तो ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि जो कि 27/12/2023 है। 27 दिसंबर 2023 से आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख जो कि 16 जनवरी 2024 है और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की आखिरी तारीख 18/1/2024 है। तो इन तारीखों को आप ध्यान रखें। अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 27 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। आगे बात करें अर्हताएँ राष्ट्रीयता, तो भर्ती के लिए यह आवश्यक है अभ्यर्थी जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और भी यहाँ इसके लिए पॉइंट हैं जिनको आप देख सकते हैं। टिप्पणी के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह ना तो जारी किया गया हो और ना देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो। दोस्तों, इसमें बताया गया जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है उसके पहले या उस तारीख तक होना चाहिए, तभी वो मान्य किए जाएंगे। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी कि इस भर्ती के लिए आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें अधिमानी अर्हताएँ, तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास DOEAC यानी कि DOACC या नीलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती के लिए कोई भी आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म जो कि 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, वही पुरुष अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 साल की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों जो कि केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रवर्त शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार मान्य होगी।
यानी कि जो भी ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी की जो भी छूट मिलती है, लेकिन वो केवल उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए, उन्हीं को छूट मिलेगी। वो जैसा कि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है वैसे भी इसमें छूट दी जाएगी। चरित्र, तो अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। टिप्पणी, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो संघ सरकार या फिर राज्य सरकार या किसी भी स्वामित्वाधीन राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम या निकाय के द्वारा पद अपनी सेवा से हटाए गए हों, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वैवाहिक स्थिति क्या होनी चाहिए? तो नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण उसके पास विद्यमान है। यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह अथवा बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है। उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी डिबार किया जा सकता है, यानी कि हटाया जा सकता है। शारीरिक स्वस्थता, तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली 2015 संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्हता नहीं होंगे, यानी कि एलिजिबल नहीं होंगे। भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी? तो यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली 2015 संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली 2017 के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट जो कि uppbpv.gov.in पर अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध। लिखित परीक्षा की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन सही पाए जाते हैं उनसे ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 300 नंबर की आपकी परीक्षा होगी जिसमें 4 विषय होंगे, जिसके अंतर्गत पहला विषय जो कि GK GS के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीसरे पार्ट में आपके मैथ के क्वेश्चन और चौथे पार्ट में आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी। तो ये 4 सब्जेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनसे 150 कुल प्रश्न होंगे और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है जो कि 0/0.5 यानी कि 1/2 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यह लिखित परीक्षा ओमार आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। ओमार पे आपकी परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम साथ में संलग्न है, उसको नीचे डिस्कस करेंगे। तो अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। अगर आपकी परीक्षा एक से ज़्यादा पालियों में कराई जाएगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। उसके आधार पर यह सूत्र है जिसमें सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक भाग सही प्रश्नों की संख्या, ये सूत्र है इसका। तो लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारणा बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा ओमार उत्तर पत्रांक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है जो प्रश्न का सही उत्तर हो। ओमार उत्तर पत्रांक की 3 प्रतियाँ होंगी जिनमें से मूल प्रतियाँ बाह्य एजेंसी, द्वितीय प्रति बोर्ड तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। आगे बात करें तो अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट DV एंड PST। तो इसके अंतर्गत लिखित परीक्षा में सफल पाए गए
अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। सबसे पहले अभिलेखों की परीक्षा समीक्षा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी यानी कि कट ऑफ जारी की जाएगी। उसके आधार पर जो उसको क्वालिफाई करता होगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। दूसरे नंबर पर है शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। सबसे पहले ऊंचाई, तो सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है तो इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना की बात करें तो सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर जो कि बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई, तो सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए यानी कि ST की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे समय पर, जब इसका समय यानी कि यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाएगा। नीचे शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो कि आहरकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में आहर्ता के लिए पुरुष अभ्यर्थियों 4.8 किलोमीटर की दौड़ जो कि 25 मिनट में कंप्लीट करनी है और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो बीच समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। इस परीक्षण को संचालित किए जाने हेतु तो बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाध्यक्ष सदस्य होगा। आगे बात करें तो चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की जाएगी यानी कि इसकी फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। उसके आधार पर इसका फाइनल चयन किया जाएगा। वहीं आरक्षण व आयु सीमा में छूट। तो लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, यानी किसी अगर आप राज्य के होंगे इसको अप्लाई करते हैं फॉर्म को तो इन आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे EWS जैसे कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 10%। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण जो कि अधिनियम 2020 दिनांक 31/8/2020 के अनुसार किया जाएगा, जिसके अंतर EWS यहाँ पे वर्टिकल आरक्षण यानी कि लंबवत आरक्षण है। इसको आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं डिटेल में। नीचे यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण है जो कि अलग अलग समूह के लिए है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड्स जो कि केवल पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए यहाँ पे अलग अलग आरक्षण है जिनको आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। साथ ही उत्तर प्रदेश शासन की क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की नींव समग्र ओवरऑल क्षैतिज आरक्षण की होगी।
भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए क्या मिलेगा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या छूट मिलेगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के संबंध सभी पॉइंट दिए गए हैं। जब दोस्तों आपका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से अप्लाई होने लगेगा उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसको देखकर आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वहीं नीचे बात करें कि आपका सिलेबस क्या है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे जिसमें आपका डिटेल में सिलेबस दिया गया है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जिसके अंतर्गत पहला सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, इसमें आपके सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ये आपका डिटेल में सिलेबस दिया गया है जो कि सामान्य ज्ञान जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। दूसरे में आपका सामान्य हिंदी के क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा और मानसिक मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा। वहीं आगे है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे चौथे पॉइंट के अंदर। तो आप देख सकते हैं डिटेल में क्या सिलेबस जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नीचे यहाँ पे अलग अलग प्रारूप दिए गए हैं, जो भी आपको प्रमाण पत्र लगाने हैं उनके अलग अलग प्रारूप दिए गए हैं। ऐसे ही प्रमाण पत्र आप बनवाएंगे जो भी बनवाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पर जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से जाकर आप लोग डिटेल में नोटिफिकेशन देख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।